हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज हम रिएक्शन देने वाले हैं। एक वीडियो है, वीडियो का टाइटल है मेजर गौरव वारिया एक्सप्लेन्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अमेरिकन बेसिस इन पाकिस्तान। अच्छा, इस वीडियो को हम देख लेते हैं। रिसेंटली ये वीडियो आई है, यकीनन आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, काफ़ी कुछ हमें इसमें जानने को मिलेगा। सो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें ताकि सारी वीडियोस जो हैं वो आप लोगों को मिलती रहें और इस तरह से हम लोग कनेक्ट रहें फैमिली की तरह। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देख लेते हैं इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो को देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड जानने को मिलेगा बहुत कुछ। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट। वीडियो पूरी देखिएगा मेरे साथ। Here we go। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव वारिया और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस और मैं हूं वैभव। आज हमारे साथ है मेजर गौरव वारिया और हम आज बात करेंगे एक नए मुद्दे के ऊपर। ये मुद्दा वो है जिसके ऊपर बहुत सारी बात पाकिस्तानी मीडिया में हो रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने एक नया फ्रंट खोल दिया है पाकिस्तान की जो स्टैब्लिशमेंट है, फौज है और जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ। और उन्होंने कहा है कि अगर बेस दिए गए अमेरिका को पाकिस्तान के अंदर तो ये हुकूमत से गद्दारी, ये मुल्क की जो आवाम है उनसे गद्दारी होगी। और उन्होंने ये भी बताया कि जो जनरल मुशर्रफ ने जो मुआहदा किया था, जो एग्रीमेंट किया था, उसकी कोई लोकल स्टैंड आई नहीं है। उसका रीजन ये है, उन्होंने दिया है कि वो जो मुआहदा था वो मुआहदा एक मिलिट्री डिक्टेटर ने किया था। तो वो आज की जो गवर्नमेंट है, आज की जो आवाम है, उसके सामने वो इलीगल है एक तरीके से। तो वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच वैभव, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सर, मेरा जो पहला सवाल आपसे है सर वो यही है कि ये जो दोबारा से पाकिस्तान के अंदर एयर बेसेस और इनकी बात हो रही है कि अमेरिका को पाकिस्तान में एयर बेसेस चाहिए, वो पहले भी थे, दोबारा भी मिल जाएंगे, तो उससे सर क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मतलब पाकिस्तान की जो स्टैब्लिशमेंट है या जो गवर्नमेंट है, ये काम तो इन्होंने पहले भी किया हुआ है, तो इतना बवाल किस बात पे? नहीं, कुछ नहीं वैभव, कोई बवाल नहीं। ये लोग मौलाना फजलुर रहमान जो हैं, इनकी अलग सियासत है, वो पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इमरान खान फंस गया है, ही इज क्लूलेस, उसको ये नहीं पता उसको क्या करना है। यहाँ पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। देखिए, बात सिर्फ दो बातें हैं इसमें वैभव, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। पहली चीज, चीनियों ने पैसा देने से साफ मना कर दिया। चीनियों ने बोला साहब जितना तुम्हें पैसा देना था दे दिया तुम्हें। और चीन में वैसा तो नहीं है कि कांग्रेशनल फंड है, मतलब जैसे डबल अमेरिका में चाहिए, होता सही है बात। फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ पॉवर्टी, एजुकेशन, सैनिटरी आइटम्स और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये सब। चाइना को तो इससे कोई लेना देना है नहीं। चाइनीज कहते हैं सर तुम्हें 2% दिया था, मैं 4% चाहिए 1 साल के बाद, साफ सीधी बात है। तो चीनियों ने इनको देना पैसा बंद कर दिया। अब इनके पास और कोई है नहीं। अरब से इन लोगों ने, तुर्की के वो एर्दुगुल गाजी देख देख के उन्होंने अरबों से भी पंगे मोल लिए। बाद में इनको पता लगा तुर्की के पास भी पैसे नहीं है, फिर उन्होंने सबसे और पंगे मोल लिए। पता लगा साहब ईरान, मलेशिया, कोई पैसे देने के, अब इनको चाहिए पैसे, कोई तो उनका पैसे देगा नहीं। अब इशू क्या हो गया, बीच में इन्होंने ये इजराइल और हमास के बीच में लड़ाई हुई थी, इन्होंने मुस्लिम कार्ड जो खेलता है, पाकिस्तान के पास एक ही कार्ड है विक्टिम कार्ड के अलावा, मुस्लिम कार्ड, उसने मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश करी, वो भी अब फ्लॉप हो गया क्योंकि वहां पे सीज फायर हो गया। अब क्या हुआ है कि एयरबेस नहीं देंगे, वो नसीराबाद की एयरबेस और एक और एयरबेस है नसीराबाद बलूचिस्तान वाला, शायद अगर वही है तो उसके इर्द गिर्द तो पहले भी था इनका। यू आर वेरी राइट वैभव व्हेन यू से दैट इसमें नया क्या है, ये पहले भी अपना एयरबेस दे चुके हैं। वैभव, दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के पास है क्या देने के लिए। पाकिस्तान ये तो नहीं कहेगा कि हम तेल दे देंगे, हम डॉलर दे देंगे, हम सॉफ्टवेयर दे देंगे, हम कोई टेक्नोलॉजी दे देंगे। उनके पास सिर्फ जमीन है। पाकिस्तान के पास उन्होंने चीन को क्या दिया था, ये अमेरिका को छोड़िए, 2 मिनट के लिए गोली मारिए, आप ये देखिए उन्होंने चीन को क्या दिया। चीन को उन्होंने जमीन ही तो दी, अपने सारे एयरपोर्ट, अपने मोटरवे, अपने प्लाजे, अपने ये जो पार्क्स थे बड़े बड़े, लैंड, यही तो चीन को दिया। इनके पास एवज में सी पैक के चीन को देने के लिए क्या था, जीरो। पाकिस्तान ने हर समय एक ही चीज पे बड़ा फक्र करा है कि हमारी जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है साहब, वो दुनिया में इससे अच्छी और नहीं है। ठीक है, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन हमारी, वही जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन इनको खा गई।
और पिछले 30-40 साल से खा रही है। इनको अभी तक बुद्धि नहीं आई, अकल नहीं आई कि जिसको ये अपना सबसे बड़ा वैभव एसेट मानते थे, वो एक्चुअल में सबसे बड़ी लायबिलिटी है। एक तो इट गिव देम अ फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, जो कि इनकी थी नहीं, बट इट गिव देम अ फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियरिटी कि साहब आप जियो स्ट्रेटेजिकली इतने इंपॉर्टेंट हैं कि लोग आपको सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, और लोगों की मजबूरी है। जैसे हम वीरू इफेक्ट की बात करते हैं, वो जय और वीरू वाली स्टोरी है ना, वीरू टंकी पे चढ़ गया था, पिछली बार हमने डिस्कस करा था, वो वैसे ही। तो एक तो ये इनका वीरू वाला इफेक्ट है। दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए समझना कि साहब जो आपका जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी कि हम इंडिया को राहदारी देंगे सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान में, अमेरिका को राहदारी देंगे अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में, क्योंकि ईरान से किसी की बनती नहीं है, ईरान इंडिया के लिए बहुत दूर है, लैंड रूट यही, ये सब यही था। अब ये सब चीजें खत्म हो गई क्योंकि अमेरिका वहां से विड्रॉ कर रहा है। इंडिया ने बोला हमें चाहिए नहीं, इंडिया ने बोला हमें राहदारी चाहिए नहीं, अमेरिका ने बोला हम तो विड्रॉ कर रहे हैं वहां से। अब अमेरिका बोल रहा है तुम बेसिस दो। ये बात तो सच है। नखरे कर रहा है सही बात कि भाई ये हो जाएगा। ये मौलाना फजलुर रहमान पुराना ड्रामेबाज है, हर 6 महीने में एक लॉन्ग मार्च निकाल देता है वो, अभी घर से लॉन्ग मार्च निकाल देगा, क्या फर्क पड़ेगा। फौज ने डिसाइड कर लिया है, बाजवा ने, वहां पे तो पाकिस्तान में वैभव, आई एम श्योर यू नो, पाकिस्तान के तो मीडिया में ये डिस्कशन हुआ है और लोगों ने सामने यूट्यूब पे बोल रखा है कि 370-35 से जब हटाया था भारत में, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट वाज ऑन बोर्ड। अच्छा, इन्होंने बोला हम हटाने वाले हैं, पाकिस्तान ने बोला हटा दो, हम ड्रामा करेंगे 1-2 साल के लिए, मामला ठंडा हो जाएगा, तुम हटाओ। तभी तो उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया, बीच में कंफ्यूजन में बाजवा ने 3 साल का एक्सटेंशन ले लिया, बस ये तो गेम चल रहा है। दिस इज जस्ट अ गेम, दे आर फूलिंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान। मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तानियों को बेवकूफ बना रहा है और इमरान खान बेवकूफ बना रहा है, ऑपोजिशन बेवकूफ बना रही है, जिसमें नून लीग शामिल, जिसमें ये अपना पीपीपी शामिल, राइट, और बाकी अपने फौज तो खैर इनकी 72 साल से बनाई दी है, 73 साल से बेवकूफ। दैट्स इट, दैट्स ऑल। और आजाद सैयद ने बोला कि उन्होंने इस चीज को रिवील किया और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास एविडेंसेस हैं, और मैं आपको बहुत वसूख से ये बात बता रहा हूँ कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, इन पर्टिकुलर अजीत डोवाल, उन्होंने जनरल बाजवा को पहले ही कॉन्फिडेंस में लिया हुआ था, एंड जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद दोनों की मर्जी से 370 और 35A हटाया इंडियन गवर्नमेंट ने। और जनरल बाजवा और फैज हमीद दोनों ने, जो ISI चीफ हैं, उन्होंने कहा था कि भाई हम जो करना होगा, हम पब्लिक कंजम्पशन के लिए हम थोड़े प्रोटेस्ट कर देंगे, हम थोड़ा यहाँ वहाँ आवाजें कर देंगे, बट ऑन ग्राउंड वी विल नॉट डू एनीथिंग। और फिर उसके बाद हमने देखा अभी रिसेंटली दूसरी भी बात आई थी, पाकिस्तान से ही आई कि इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स और फैज हमीद और बाजवा और जो यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट और वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट दोनों दुबई में मिले, और वहाँ पे इनके पास एक अंडरस्टैंडिंग बनी है कि ठीक है, आप इंडियन कश्मीर इंडिया का कश्मीर है, हम उस पर क्लेम नहीं करेंगे, आप हमारे कश्मीर पे मत क्लेम करो। तो ये तो एक अंडरस्टैंडिंग हो गई। बट सर, डोंट यू थिंक कि ये सेम पुराना गेम है? क्योंकि जब जनरल अशफाक परवेज कियानी आर्मी चीफ हुआ करते थे, तो उस समय बड़े प्रोटेस्ट होते थे कि ड्रोन हमलों के खिलाफ, कि अमेरिका ड्रोन हमले करता था और शादी हॉल उड़ा देता था, बहुत सारे स्कूल्स उड़ा दिए, बहुत सारी बारातें उड़ा दी पूरी। हाँ, बारातें उड़ा दी। तो उस समय प्रोटेस्ट होते थे कि, और ISI प्रोटेस्ट कराती थी, यही फजलुर रहमान को और ये इनको यूज करती थी प्रोटेस्ट कराने के लिए उसके खिलाफ। और वो जो ड्रोन थे वो सारे उड़ते शमसी एयरबेस से और इधर से थे, ठीक है, मतलब वो ड्रोन उड़ते भी पाकिस्तान के अंदर से ही थे। तो अमेरिका को बेस भी दिया हुआ था, उसकी एवज में पैसे भी खा रहे थे, और फजलुर रहमान जैसा को लगा भी रखा था प्रोटेस्ट करने के लिए। तो डोंट यू थिंक ये अगर ये फिर से वही वैभव देखो ना, जैसे ये पाकिस्तान का आंदोलन जीवी है ये फजलुर रहमान, ठीक है, जैसे हमारे आंदोलन पाकिस्तान का है। वो क्या है कि ये बचपन से ही प्रोटेस्ट कर रहा है, जब इसकी दाढ़ी वाड़ी नहीं थी, जब से मौलाना नहीं बना था, तब से प्रोटेस्ट कर रहा है। ये देखिए, मुशर्रफ ने इन द लाइन ऑफ फायर, मुशर्रफ क्या लिखता है कि वी टुक बाउंटीज, अपने सिटीजन्स के लिए बोल रहा है, यानी कि जो हेड मनी जिसको कहते हैं, कि वो पूछता है ना शोले में कि कितना इनाम रखी है सरकार हमारी को बढ़िया। बेसिकली क्या था कि दे सेड कि जो अलकायदा के ऑपरेटिव्स पकड़ोगे उसका पैसा देंगे, अमेरिकन ने बोला। तो इन्होंने कबाबची को पकड़ लिया, कोई रेडी में फल बेच रहा था उसको पकड़ लिया, सब्जी वाले को पकड़ लिया, उसको मार के बोला तू अलकायदा है। एक दिन नहीं मारा, दूसरे दिन नहीं माना, तीसरे दिन बोला जी जनाब मैं अलकायदा का हूं। दर्द रोकने के लिए आदमी झूठ बोल देता है। तो इसने बेच दिया और पाकिस्तान ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स अशफाक परवेज क्या नहीं, खुद $25 मिलियन लेके ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ, वो पैसा उसके पास कहां से है? उसने अमेरिकन नहीं तो दिया उसामा बिन लादेन के लिए। आई रिफ्यूज टू बिलीव दैट दे डिड नॉट नो कि नेवी सील्स आए हैं। पाकिस्तानी क्या होता है कि अपनी गैरत के लिए ये लोग डील कर लेते हैं वैभव, ये अपनी इज्जत पे डील कर लेते हैं पाकिस्तानी। वो कौन सा था वो
हुरान था, माइकल क्या वो लॉयर था जिसने बोला था कि पाकिस्तानीज, आप दिखाइएगा कि पाकिस्तानीज कैन सेल देयर मदर्स फॉर अ फ्यू डॉलर्स। बड़ा फेमस स्टेटमेंट हाँ, था। और अटॉर्नी था वहाँ यूएस का। अटॉर्नी था, वकील एक, जिसने हॉरन ऐसी कुछ नाम था उसका, आई फॉरगेट हिज नेम, एंड ही सेड दैट यू नो यू कैन पुट अप अ स्टेटमेंट दैट ही सेड दैट पाकिस्तानीज कैन सेल देयर मदर्स फॉर अ फ्यू डॉलर्स। ये अपनी माएं बेच देंगे कुछ रुपए के लिए, कुछ डॉलर के लिए। तो बेसिकली ये इनका, देखिए ये इनका बिलीफ सिस्टम है पाकिस्तानियों का। ठीक है, जैसे आपने बोला शमशी एयरबेस से, ठीक है, ये चाहे अफगानिस्तान से टेक ऑफ करें, शमशी एयरबेस से, नसीराबाद, जहां से भी टेक ऑफ करें, इनकी एक डील रहती है कि देखो हमें पैसे दे दो, ठीक हो गया, आप हमें पैसे दीजिए और हमारे लोगों को मारते रहिए आप, क्योंकि ये तो वैसे भी इन्होंने मरना है। और यही लोग तो कहते हैं ना कि गरीब लोग कि हमें ऊपर जाना है जन्नत, तो गिव देम अ क्विक ट्रांसफर एक्सप्रेस सर्विस टू जन्नत। और इनकी जन्नत तो लंदन में है, तो कह रहा हमारे पास पैसा होगा तो हम जाएंगे, तुम ठोको इनको और हमें लंदन भेजो। आप देखिए ना, पाकिस्तान में इतनी मुनाफकत है कि चीन इनका भाई है, पर किसी जनरल का बच्चा चीन नहीं जाएगा पढ़ने के लिए। ये चाइना में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इनके सारे घर, सारी इन्वेस्टमेंट, भाई चाइना का हांगकांग है, हांगकांग में यू आर अलाउड टू इन्वेस्ट, ये हांगकांग में क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट करते? ये कभी नहीं करेंगे, ये कभी नहीं करेंगे। इनको पता है कि चीन ठीक है अपने लोन देने के लिए, ये देने के लिए, देश को गड्ढे में डालने के लिए चीन अच्छा है कि अपने पैसे कमाए, अपना 10%, 20%, 30% लिया, 25% और गायब हो गए, इसके लिए चीन ठीक है। लेकिन लॉन्ग रन में तो अमेरिका ही पैसा देगा, ठीक है, अमेरिका देगा। जो डॉक्टर अफरीदी को इन्होंने जेल में रखा है, जिसने खबर दी थी ओसामा की, वो पोलियो प्रोग्राम ही तो करवा रहा था वहां पे, पोलियो के कतरे ये दे दो, ये दे दो, ये सब जो चल रहा था वहां पे, वो पैसा किसने दिया? अमेरिका ने दिया, अमेरिका देता है पैसे। तो भाई इट्स वेरी क्लियर, दे विल गिव देयर लैंड। ये जितना भी फजलुर रहमान, और फजलुर रहमान को ऐसा नहीं एक लॉन्ग मार्च और करें कि मौलाना साहब क्या कर रहे हैं, क्या जनाब फारिग बैठे हैं घर पे, उठिए मौलाना साहब उठिए, एसयूवी निकालिए, एक लॉन्ग मार्च और करिए कि काफिरों का गला काट दो। अब ये देखिए ना, लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि साहब फिर से एक बार देश, हमारे मुल्क के सोवरेनिटी की उसका सौदा हो गया। आज ही मैं देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि हमारे मुल्क की खुद मुख्तारी का सौदा हो गया, राइट। अरे आपने कुछ दिन पहले प्रॉफिट मोहम्मद के रिस्पेक्ट का, उनकी इज्जत का सौदा करा था, जब आपने ये लबैक वालों को गोली मारी थी और आपने फ्रांस के एम्बेसडर को नहीं निकाला, करा था ना उन्होंने सौदा। और पाकिस्तानियों ने फिर ये भी सौदा करने के चक्कर में चले थे कि अरबियों से कुछ पैसा ले लें। पाकिस्तानी मीडिया में क्या डिस्कस हो रहा है, मैंने ट्वीट भी करा था वैभव 2 दिन पहले, पाकिस्तानी मीडिया में एक्चुअली ये डिस्कस हो रहा है कि जो इजराइल जो था वो हारने वाला था, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स भेज दी थी, वो पैलेस्टीन के आसपास थी, तो इजराइल ने पैर पकड़ लिए। ये और इतने पागल हैं ये लोग, ये बिलीव कर रहे हैं। और इससे बड़ा पागलपन क्या है कि एक पाकिस्तान में, उसका नाम भूल रहा हूं, वो बड़ा एक सो कॉल्ड रिस्पेक्टेड एनालिस्ट है पाकिस्तान में, वो कह रहा था कि जनाब एक्चुअली मैं आपको बताता हूं अंदर की बात। अच्छा, सारे पाकिस्तानियों को अंदर की बात पता होती है? सारे पाकिस्तानियों को एक खास खुसूसी जानकारी सबके पास रहती है। वो कह रहा साहब इजिप्ट से 1 लाख हथियार लेके अफराद बोला कि हम लोग घुस जाएंगे और इजराइल को हम लोग इजराइल पे चढ़ दौड़ेंगे। तो जैसे ही पता लगा तो यहूदियों ने हाथ जोड़ने शुरू कर दिए, बोला कि आप माई बाप हमें माफ कर दो। ये पाकिस्तान के एजुकेटेड लोग बात कर रहे हैं। तो ऐसे मुल्क को तो पढ़ने चाहिए ना डंडे, जिनका लेवल ऑफ एजुकेशन ये है, दे डिजर्व टू बी थ्रैश्ड। अमेरिकन्स क्या करेंगे? अमेरिकन्स विल थ्रैश देम। अमेरिकन्स ने अब ये जो सीआईए वाला था जिसने 3 पाकिस्तानी को मारा था, सो कॉल्ड आईएसआई जो शैडो वाले कर रहे थे, इन्होंने क्या करा? भाई लोगों को नहीं पता, जो पाकिस्तानी भूल गए उनको याद दिला दूं कि 3 पाकिस्तानी आईएसआई के थे, एमआई के थे, आईबी के थे, मुझे नहीं पता, वो एक अमेरिकन को फॉलो कर रहे थे। अमेरिकन अपनी एसयूवी में था, अमेरिकन को लगा उसकी जान खतरे में है, उसने अपनी पिस्टल निकाली, भरे सड़क में दिन दहाड़े उसने 2 पाकिस्तानियों को छाती पे गोली मार के उनकी हत्या कर दी, उनका मर्डर कर दिया सामने। अब उसके पास डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी थी नहीं, पाकिस्तानी पुलिस उसको पकड़ के जेल ले गई, हफ्ते भर में छूट गया वो। क्यों? क्योंकि फिर उन्होंने, देखिए मुनाफकत देखिए नहीं, फिर उन्होंने निकाली कुरान शरीफ और हदीस पाकिस्तानियों ने, और बोला कि दियत के कानून के तहत, शरिया के कानून के तहत इस्लाम ये कहता है कि अगर जिसका मर्डर हुआ है उसी का खानदान माफ कर दे मर्डर करने वाले को, तो बात बन सकती है। अमेरिकन ने बोला ठीक है यार, ये तो शरिया इज वेरी कन्वीनियंट, कितना पैसा चाहिए? उन्होंने बोला साहब मिलियन दे दो। उन्होंने ले
दिस इज चंप चेंज, मुंह पे मारा, अपने बंदे को लेके चले गए, कॉन्ट्रैक्टर को या जो भी था उनका सीआईए का बंदा था, उसको वो ले गए। तो सेलिंग देयर पीपल, सेलिंग देयर लैंड इज अ टिपिकल पाकिस्तानी ट्रेड, ये फिर बेचेंगे वैभव। और क्योंकि उनके पास यही, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बोला था ना, दिस इज द ओनली कमोडिटी दैट उनके पास है। क्या और बेचने के लिए आप बताइए? क्या तेल बेचेंगे, सॉफ्टवेयर बेचेंगे, इंजीनियरिंग स्किल्स बेचेंगे, टेक्नोलॉजी बेचेंगे? क्या बेचेंगे? इनके पास सिर्फ जमीन है, जमीन बेचते चले आए, आगे भी बेचेंगे अमेरिकन को। सर आपने रेमंड डेविस की बात करी कि रेमंड डेविस को जब इन्होंने छोड़ा था तो रेमंड डेविस का वो भी किस्सा है बहुत मजेदार कि जब रेमंड डेविस की जिस दिन उसको जमानत मिली, उसको एक्विटल मिला कोर्ट से, really? तो उस दिन उस कोर्ट रूम में जज के साथ, विक्टिम के साथ, वकीलों के साथ आईएसआई चीफ सुजा पाशा भी बैठे हुए, और सुजा पाशा बैठ करके मोबाइल के ऊपर जो अमेरिकन एम्बेसडर है पाकिस्तान में, वो उसको अपडेट्स दे रहे थे कि हाँ ये बोल दिया है, अभी हो गया, ठीक है, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं बंदे को आपके लेकर के, ठीक है, अब हम इसको यहाँ पहुंच गए, अब हम इसको एम्बेसी पे आपके छोड़ने वाले हैं, आप इसको आकर के बाहर ले लो। आई मीन ये इस लेवल पे जाकर के आईएसआई चीफ ऑपरेट कर रहे थे। दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है? ये जो अमेरिकन एम्बेसडर है उसने अपने मेमोयर में लिखा ये चीज कि सुजा पाशा इस तरह से कर रहे थे, और सुजा पाशा ने आज तक उस चीज को डिक्लाइन नहीं किया है। और इस इंसिडेंट को उन्होंने ही नहीं, बहुत सारे फॉर्मर जो व्हाइट हाउस के ऑफिशियल्स और उनके स्टेट डिपार्टमेंट के बहुत सारे लोगों ने लिखा है। तो सर मैं एक तो वो हो गया, दूसरी चीज सर इसमें ये भी हमको देखनी पड़ेगी कि पाकिस्तानी स्टेट का जो ये एयर बेस का चक्कर है, मैंने जब हमारी आपसे कल बात हुई थी कि इस पे एक प्रोग्राम करेंगे, तो कल मैंने रात में अपने एक दो जो फॉर्मर ऑफिसर्स हैं वहाँ के, उनको मैंने फोन किया, मैसेज किया, तो उनसे मेरी बात हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप मतलब व्हाट डू यू थिंक कि चाइना का रद्द अमल क्या आएगा? बिकॉज चाइना कैसे अलाउ करेगा कि आप अमेरिका को बेस दे रहे हो पाकिस्तान में और बलोचिस्तान में दे रहे हो, वहाँ पे उसका सीपैक है, ग्वादर है, दुनिया भर की चीजें हैं, तो हाउ विल चाइना टेक इट एंड विल चाइना अलाउ दिस? तो मैंने दो लोगों से बात करी, दोनों का ही जो रिस्पॉन्स था वो बिल्कुल ही आइडेंटिकल टाइप का था, बिल्कुल सिमिलर। उन्होंने कहा कि नहीं, चाइना को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम चाइना को कन्विंस कर लेंगे, और चाइना को जो भी एश्योरिटीज चाहिए होंगी, जो भी एश्योरेंसेस चाहिए होंगे, विल मेक श्योर कि हम वो एश्योरेंसेस देंगे उनको। तो मैंने कहा कि आप वहां से अगर आप उनको एयर बेस दे रहे हो तो वहां पे ड्रोन उड़ेंगे, और वो ऐसे ड्रोन होंगे जिनको ना आपका रडार पकड़ सकता है ना चाइना का रडार पकड़ सकता है। तो आई मीन आप क्या एश्योरेंस देंगे? तो बोलते नहीं, वील फाइंड अ वे। तो सर ये जो हमेशा पाकिस्तान आर्मी कहता है, वील फाइंड अ वे, एंड पाकिस्तान आर्मी ऑलवेज फाइंड्स अ वे। तो हाँ, सो इनका डू यू थिंक चाइना को लेकर जितना रिलैक्स्ड है ये कि नहीं, चाइना को हम देख लेंगे, चाइना को समझा लेंगे। एक सर इसमें कैच पॉइंट ये भी है कि चाइना ने $17 बिलियन के बाद सीपेक में इन्वेस्टमेंट बंद कर दी थी, अभी तक की टोटल इन्वेस्टमेंट ऑन ग्राउंड $17 बिलियन ही है। तो आई मीन ये 62 बिलियन 90 बिलियन ये तो पेपर के ऊपर है ना सिर्फ, एक्चुअल तो ग्राउंड पे 17 बिलियन ही आए। तो सर डू यू थिंक ये कहीं ना कहीं चाइना को भी सोच रहे हैं कि चाइना भी अपनी इन्वेस्टमेंट दोबारा स्टार्ट करे? ऑब्वियसली वैभव, ऑब्वियसली। देखिए जो आपने बोला है ना, दे आर आर्म ट्विस्टिंग बोथ, कौन सी गैया पहले दूध दे दे, दैट इज दी इनका सिस्टम ही यही है पाकिस्तानियों का। देखो हम बेस दे रहे हैं अमेरिकन को, तो अमेरिकन पैसा दे देंगे। अगर अमेरिकन से डर के अगर चाइना ने बोल दिया कि नहीं साहब हमारा इन्फ्लुएंस कम है, हमारी इन्वेस्टमेंट चली गई है, तो वहां से पैसा ले लेंगे। ये इनका देखिए, सुनिए, ये जो है ना चाइना को कन्विंस कर लेंगे। देखिए पहली चीज, आप जो दोनों ऑफिसर से आपने बात करी पाकिस्तान में, दोनों ने एक बात बोली, इसका मतलब एक ब्रीफिंग हुई है इस मामले में। अगर दोनों ने एग्जैक्टली सेम चीज बोली, इसका मतलब एक ब्रीफिंग के तहत बोल रहे हैं, पहली बात ये। दूसरी चीज ये, उनके वर्ड्स ये भी दिखाते हैं कि ऑलरेडी पाकिस्तान इज मेड अप इट्स माइंड कि यहाँ पे बेस देंगे उनको, तभी तो कह रहे हैं हम चाइना को मना लेंगे, वरना ये बोलते कि हम नहीं देंगे चाइना को बेस। उन्होंने मना नहीं करा, उन्होंने बोला मना लेंगे चाइना को। मना क्या लेंगे चाइना को सिर्फ ये बोलेंगे भैया तुम तो पैसा दे नहीं रहे, जो दे रहा है हम उसकी बात माने कि तुम्हारी बात माने। आखिर वही बात है, पाकिस्तान के पास देने के लिए क्या है? जमीन। पहले इन्होंने चीन को राहदारी दी, गवादर तक राहदारी तो दी, बाकी ये सब ड्रामा, गेम चेंजर वगैरह ये सब झूठ बोलते हैं लोगों से। और पाकिस्तानी जाहिल, Pakistanis are the only people who will laugh at the same joke every day and will fall for the same con every day. मतलब आप उनको सेम तरीके से रोज बेवकूफ बना सकते हैं, and they will keep falling for the same con every single day. और उनकी फौज उनको वही चुटकुले सुनाती है रोज, और उसी चुटकुले पे वो लोग हंसते हैं। अब देखिए क्या हुआ कि इन्होंने पहले चीन को राहदारी दी, राहदारी यानी कि जमीन दी, ठीक है, ठीक हो गया। उन्होंने चीन को राहदारी दी, अब चीन को राहदारी देने के बाद अब अमेरिका को क्या दे रहे हैं? जमीन ही तो दे रहे हैं बस।
हमारी जमीन बिकाऊ है, जिसको लेना है लो, जो पैसे देगा आप पाकिस्तान में बैठो, पाकिस्तानियों को मारो। अच्छा, तालिबान जब आएगा, अगर पाकिस्तान में, अगर अफगानिस्तान में तालिबान आता है, फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन हट गए, फॉर एग्जाम्पल तालिबान आता है, ठीक है, इनको अब ये पता लग गया है कि तालिबान आर नो लॉन्गर अंडर कंट्रोल, बिकॉज इनके वेस्टर्न बॉर्डर पे जो ड्यूरेंट लाइन है ना, वहां पे अफगानियों के अटैक बहुत ज्यादा होने लगे हैं। हर दूसरे तीसरे दिन पाकिस्तानी फौज को ठोक रहे हैं बुरी तरीके से वो लोग। बिकॉज देखिए, ये लोग देखिए, आपको अगर अफगानों के साथ लॉयल्टी बनानी है तो आपको पैसा तो देना पड़ेगा। सारे के सारे अफगान वॉरलॉर्ड्स हैं जो भी हैं, तालिबान का कोई फिक्स स्ट्रक्चर थोड़ा है, सब वॉरलॉर्ड्स हैं, अपनी लॉयल्टी है उनकी तालिबान के साथ, कभी इधर चले जाते हैं समर में, विंटर में यहाँ चले जाते हैं। इट्स अ लूज फेडरेशन ऑफ पीपल। तो क्या है कि आपको उनको पैसा देना पड़ेगा। पाकिस्तान कैसे पैसा देगा उनको, ये बताइए ना। कैन पाकिस्तान पे मनी? पाकिस्तान डज नॉट हैव मनी टू पे सैलरीज। 6 महीने के बाद इनके पास अपनी खुद की फौज को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, तो ये लोग कहां से देंगे? तो नेट वैभव जो इशू है वो यही है कि इनके पास सिर्फ एक एसेट है, अपने मुल्क को मॉर्गेज करो, अपने मुल्क को गिरवी रखो और उससे पैसा निकालो। दैट इज द ओनली थिंग दैट पाकिस्तानीज कैन डू एंड देयर इज नथिंग एल्स। ये वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स। मैं तो फिर लोगों को कह रहा हूं जो जियोपॉलिटिक्स पढ़ते हैं, नेशनल सिक्योरिटी पढ़ते हैं, फॉरेन अफेयर्स में दिलचस्पी रखते हैं, द नेक्स्ट 6 months आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। इट्स लाइक अ फुल फ्लेजेड फीचर फिल्म एंड एवरीबॉडी शुड वॉच इट। सर, एक चीज ये भी है कि जो उनसे जब मेरी बात हुई थी तो उसमें एक ये भी हिस्सा आया, तो जैसे मैंने उनसे पूछा कि नसीराबाद में तो कोई एयरबेस है नहीं अभी, ठीक है, तो आपको तो वहां पे एयरबेस बनाना पड़ेगा, और एयरबेस इज नॉट समथिंग जहाँ पे आपको फाइटर एयरक्राफ्ट, लॉजिस्टिकल जो C-17 ग्लोब मास्टर टाइप के जो हैवी एयरक्राफ्ट हैं वो आपको लैंड कराने हैं। तो मैंने कहा वो तो बनने में टाइम लगता है, लाइक इट माइट टेक 4 year 5 years टाइम। तो आप मतलब ये होगा कैसे इतना जल्दी? एक तो मेरा सवाल ये था। द सेकंड क्वेश्चन वाज कि अगर आप शम्सी एयरबेस भी देते हैं तो, और अगर आप पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को नहीं बताते हैं तो ये कैसे पॉसिबल है? बिकॉज जो आसपास के रहने वाले लोग हैं वो बता देंगे कि भाई यहाँ पे जो है ये फाइटर एयरक्राफ्ट उतर है। तो जवाब आया, उन्होंने कहा कि यार वो वाशुक डिस्ट्रिक्ट जो है जहाँ पे ये शम्सी एयरबेस है इनका, उन्होंने कहा कि वो वैसे ही स्टोन एज में है, कि वहां पे लोगों को ये भी नहीं पता कि एयरपोर्ट नाम की भी कोई चीज होती है। इन अ वे ही हिमसेल्फ एडमिटेड कि बलूचिस्तान में कितनी गुर्बत है, वहां लोग किस पाषाण युग में रहते हैं, उनको पता भी नहीं है कि एयरक्राफ्ट क्या होता है, एयरबेस क्या होती है। तो मतलब वो खुद नहीं पता तो वो क्या किसी को बताएंगे। और बोले कि नसीराबाद वैसे ही इतना आइसोलेटेड जगह है, वहां पे अगर अमेरिकन को बनाना है तो वो 10 साल का काम 1 साल में भी कर देंगे। दे हैव गॉट कैश, उनके पास पैसा है, वो आकर के बना लेंगे 1 साल में भी। सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा गाइज, ये वीडियो थी जिसमें बात कर रहे हैं अबाउट मौलाना फजलुर रहमान और अमेरिका और पाकिस्तान की जो जगहें हैं उनके ऊपर, और गवर्नमेंट के ऊपर भी बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी पब्लिक के ऊपर भी बात कर रहे हैं। तो बेसिकली अब जो मेन जो इसमें पॉइंट है वो है मौलाना फजलुर रहमान। खैर पॉइंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ पॉइंट हैं जिसमें हम बात करते हैं। और सबसे पहले तो है अमेरिकन नीड्स बेसिस इन पाकिस्तान। अमेरिका जो है उसको पाकिस्तान में जगह चाहिए, और आपको पता ही है अफ़गानिस्तान में भी अभी जो है वो ये लोग जो हैं वो अपने आप को लाकर खड़ा करना चाहते हैं। उसके लिए पाकिस्तान की जो बेस है वो उनको जाहिर सी बात है चाहिए होगी। अब उसमें क्या है कि अब पाकिस्तान तो उसको दे देगा, 100% दे देगा, क्योंकि इसमें फ़ायदा तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही ना, जाहिर सी बात है। तो ये लोग क्या करेंगे, ये मना नहीं करेंगे, ये दे देंगे। और वैसे भी प्रीवियस वीडियो में भी हमने बात की थी कि यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान के भी सबके साथ हालात इतने ख़ास नहीं हैं, और चाइना ने भी कर्ज देना बंद कर दिया है, और जो देता है तो वो भी डबल देता है। तो ये लोग जो हैं अमेरिका बेसिकली और यूएस वगैरह जो हैं, ये लोग बहुत कम, मतलब कि वो एड्स देते हैं, डोनेट करते हैं और काफ़ी हेल्प करते हैं। तो अब
ये मौका पाकिस्तान जाने नहीं देगा और उनको 100% दे देगा जगह, क्योंकि जब चाइना को दे सकता है तो फिर सबको, फिर अमेरिका तो 100% देगा ही देगा। लेकिन अब बात आती है मौलाना फजलुर रहमान, जिसको मेजर साहब कहते हैं, ये ड्रामेबाज हैं और 100% ये रियलिटी है कि वो इस तरह की चीज़ें करते हैं जिस पर लोग हंसते हैं, उनकी बातों पर, उनकी चीज़ों पर। क्योंकि आप खुद ही देखें, मौलाना फजलुर रहमान को कभी भी आपने सही पॉइंट पर बात करते हुए नहीं देखा होगा। धरना ये लोग देते हैं, रोडों पर आ जाते हैं और बड़ी बातें, लंबी लंबी बातें करते हैं, लेकिन एंड में जब इनके आपस में मुआहदे हो जाते हैं, धरनों में क्या होता है, लोग बर्बाद हो रहे होते हैं, गर्मी में सर्दी में मर रहे होते हैं, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उस वक्त ये जज्बाती लेक्चर दे रहे होते हैं। लेकिन जब स्पीच दे रहे होते हैं, जब सब कुछ जब इनके आपस में मुआहदे हो जाते हैं, तय हो जाती है हर बात, तो फिर क्या करते हैं, ये लोग कहते हैं जी हमारा बात हो गई है, अब मुआहदा हो गया है, सो अब सब लोग अपने अपने घर को चले जाओ। उनको क्या मिलता है, पब्लिक को उनको मिलता है कुछ भी नहीं, और हम इन लोगों को मिलता है बहुत कुछ, जो कि ये जिस मकसद के लिए आए होते हैं। पॉइंट ये है कि हमारी वाकई में ही, जैसे कि मेजर साहब ने भी कहा कि इन लोगों को जो उनसा भी लॉलीपॉप दे दो ये ले लेते हैं, और मंजन इनको बेच और इनको एक ही जॉक सुना दो, इस पर हंसते रहते हैं सालों साल। जैसे अभी बीच में एक बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था, ये मैं हूँ, ये मौलाना फजलुर रहमान है और यहाँ पर धरना हो रहा है, यहाँ पे चवलियाँ हो रही हैं। एनीवेज ये सारी, खैर ये तो मेरा अपना ही थका हुआ जॉक था, लेकिन बात कर रही हूँ मौलाना फजलुर रहमान की, तो सही ये सेम मिमिक्री जो थी ना, ये मेजर साहब ने जो पब्लिक के लिए बोली ना, ये बिल्कुल ठीक है। देखो ना, ये वाला कितना हिट हुआ था, और इसको चलो 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन होता है, ट्रेंड चलता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। भाई इन लोगों ने 2 से 3 महीने, और बल्कि वो जो ट्रेंड चला, जिसकी वजह से ट्रेंड निकला था, जिस लड़की को की ये बात आउट हो गई थी, और वो लड़की ने ही इतना कोई पका दिया, इतना कोई पका दिया, सोच है। अब आप लोग को कहेंगे कि यार साइमा तुम तो जेलिस हो रही हो। नहीं बाबा, मुझे कोई जेलिस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं ये एक बात कर रही हूँ क्योंकि मेजर साहब ने जब बात की कि ये एक ही बात के पीछे पड़ जाते हैं और एक ही जॉक दे दो ये हंसते रहते हैं, और ये वही बात हो गई कि इनको एक मौका दे दो बात करने का तो ये बस उसकी टांग खींच देते हैं। सो ये एक रियलिटी है, और मुझे भी ये बहुत अजीब लगता है कि यार ये क्या एक ही चीज़ के पीछे पड़ गए हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान वाकई में ही इनकी ये हरकतें समझ से बाहर हैं कि लोगों को यूज़ करते हैं ये लोग, और अपने मकसद के लिए ये लोग आ जाते हैं। अभी इनको कुछ पैसे मिल जाएं, अभी इनको कुछ चीज़ें मिल जाएं, तो ये लोग यही कहेंगे हाँ हाँ ठीक है, अमेरिका को जो है ना वो बेसिस दे दो। और अच्छा, इसमें एक डेविड की बात की गई है, रेमंड डेविड की बात की गई है। तो वो उसका बेसिकली हुआ ये था कि उसकी गाड़ी से एक बंदा जो है वो मर गया था, लेकिन उसमें फिर इसमें ये हुआ था कि जब उसके ऊपर केस हुआ था, तो केस ये हुआ था कि उसको पकड़ के ले गए थे, तो उसमें ना हुआ ये था कि उसकी फैमिली जो है उन्होंने उसको माफ़ कर दिया था। अच्छा, अब इन लोगों ने जाके उनसे बात की या उनको लालच दिया या जो भी है, वो उसमें कहा गया कि ठीक है भाई, अगर आप हमसे इतना ले लो ये, और मरने वाला तो मर गया, बाकी पैसा लो और जाने दो। वैसे भी पूरी ज़िंदगी आप लोग इस पैसे से एंजॉय करना, खाना पीना, घर बनाना, और रोटी कपड़ा मकान वाला लालच मत करना, बस यही चीज़ें। और यहाँ पर अक्सर होता ये है कि गरीब जो लोग होते हैं वो इस चीज़ पे एग्री हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि मरने वाला तो मर गया, वो तो चला गया, अब हम लोग इसको सज़ा देकर हमें क्या मिल जाएगा, लेकिन ये है कि पैसे ज़रूर मिल जाएंगे अगर हम इसको माफ़ कर देते हैं। तो इसलिए वो लोग केस ले लेते हैं वापस। तो अब मेन चीज़ जो है वो इसमें ये है कि इसमें इस्लाम की बात आ रही थी कि इस्लाम में ऐसा, देखिए ये एक मैंने भी पढ़ा है और सुना भी है कि अगर आपको मरने वाला जो है जो मर चुका है उसकी फैमिली अगर चाहे तो वो आपको माफ़ कर सकती है। अगर माफ़ कर देती है, वो कहती है अदालत में जाके कि ठीक है भाई मैंने इनको माफ़ कर दिया, जो भी हुआ बस वो लिखा हुआ था हो गया, लेकिन यह है कि हम इसके ख़िलाफ़ केस नहीं करना चाहते, तो आप उनको जाने दें, तो वो जाने देते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट होता है। अब इसमें ये नहीं है कि पैसे देकर उसको माफ़ करवाना है,
ये इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन अब हमारे यहाँ पर क्योंकि गरीब लोग भी रहते हैं तो वो लोग चाहते हैं कि उनको कुछ पैसा मिल जाए तो उससे उनकी हेल्प हो जाए, तो लोग ना गरीब लोगों को लालच दे देते हैं। ऐसे कोई माफ़ नहीं करेगा ना, तो पैसे देकर तो थोड़ा सा माफ़ी मिल जाती है, और उनको पता है कि भाई ये गरीब हैं और ये लालच इनमें भरी हुई होगी। वैसे हर कोई ऐसा नहीं होता, हर गरीब ऐसा नहीं होता, बहुत सारे लोग हैं जो गुर्बत बर्दाश्त करते हैं लेकिन माफ़ी नहीं देते। तो खैर ये मैं स्टेटमेंट इसलिए दे रही हूँ कि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज, मतलब वो क्लियर कर रही हूँ कि इसमें पैसे वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये पैसे हम लोगों ने खुद बना दिए हैं, क्योंकि पैसे दो और इससे ये होता है कि मरने वाला मर गया लेकिन पैसा तो आ रहा है ना, चलो पैसा आ गया, मरने वाला तो नहीं आएगा लेकिन पैसा आ रहा है तो पैसा ले लेते हैं, जाने देते हैं। हमने क्या जेलों में जाना है, अदालतों में, और फिर वो माइंड भी सेट ऐसा कर देते हैं कि भाई तुम लोग क्या हासिल करोगे, क्या मिलेगा तुम लोगों को। सो इसलिए यह है कि तुम लोग ठीक है और आप लोग इनको माफ़ कर दो और इन ज़िंदगी को सुकून से गुजारो, पैसे लो और इनको जाने दो। ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें देखने को मिलती हैं। बाकी ओवरऑल ये हमारा पार्ट 1 था गाइज़। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, हम पार्ट 2 भी बनाएंगे। अगर आपकी इस पर सजेशंस आएंगी, कमेंट वगैरह आप करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इसमें पार्ट 2 चाहिए कि नहीं, क्योंकि पार्ट 2 में 100% इसकी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हमें जानने को मिलेंगी, एंड डेफिनेटली हम उस पर पार्ट 2 भी बना लेंगे। लेकिन उसके लिए आप कॉमेंट का इंतज़ार रहेगा, और सेकेंड आप लोगों की कॉमेंट भी मैं उस वीडियो में मेंशन ज़रूर करूँगी, जो बेस्ट से बेस्ट कमेंट होंगे, ठीक है। तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।